हेलो बच्चों। सोचो 1 किलो होता तो सिर्फ किलो की शैया ना होती, 1 किलो होता और उसके ऊपर बैठना होता, क्या ये बैठ पाते? क्या होता? दर्द हो जाता। तो पतली की तो कोई बात नहीं, लेकिन मोटी क्यों बनाई जा रही है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि भाई नीचे रहता है प्रेशर ज्यादा। देखो मछलियों का क्या हाल हो गया, बेचारी सूख के कांटा हो गई है। ऊपर रखना है सब्सटेंस की डेंसिटी को, नीचे रखना है वाटर की डेंसिटी को। आप पूछोगे सर वाटर ही क्यों, अब और कोई क्यों नहीं? बेटा तू चीजों को वाटर में ही तैराता है और कहीं नहीं तैराता है ना। तेरे पे तेल के तो कुएं है नहीं, तू शेख तो है नहीं। क्यों कूद रहा है इसके ऊपर? खराब हो जाएगा, सोफा तोड़ देगा, सोफे को तोड़ देगा, गद्दे को। गद्दा कूदने के लिए नहीं होता, गद्दा नाचने के लिए नहीं होता। नाचना चलो नीचे उतरो, क्यों बोलती है मम्मी? तो आपने यहाँ छेद किया, यहाँ छेद किया, यहाँ से पानी बाहर, यहाँ छेद किया, यहाँ से पानी बाहर, यहाँ छेद किया, यहाँ से पानी बाहर, यहाँ छेद किया, यहाँ से पानी बाहर। ये आंटी की स्माइल चली जाएगी, गुस्सा हो जाएगी आंटी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आप लोगों का फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इस स्पेशल सेशन को लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं बच्चों, क्योंकि आप लोगों ने ये लेक्चर मुझसे बनवाया है। ये मैंने बनाया नहीं है, तुमने मुझसे बनवाया है कि सर बायनेंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये फ्लूइड क्या होता है, ये प्रेशर इन फ्लूइड्स को कैसे पढ़ना है। क्योंकि ये ग्रेविटेशन का रेस्ट पार्ट है जो कि कट चुका था, डिलीटेड था इस बार के सिलेबस से, 2021 के सिलेबस से। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इस स्पेशल डिमांड को पूरी करने के लिए और आपकी मनोकामनाओं का ध्यान रखते हुए इसको पूरा करने के लिए इसको लेकर के आए बच्चों। वन शॉट में इसको हम लोग खत्म करेंगे। तो क्रिस्प रखेंगे, शॉर्ट रखेंगे, जितना जल्दी और जितना आसानी से समझ में आएगा उस लैंग्वेज के अंदर, लूसिड लैंग्वेज के अंदर इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में कंटेंट क्या क्या है वो आप एक बार देख लीजिए। हम लोग थ्रस्ट पढ़ने वाले हैं बच्चों कि थ्रस्ट किसको कहते हैं, ये प्रेशर किसको कहते हैं। थ्रस्ट समझ में आएगा तो प्रेशर समझ में आएगा बच्चों, तो प्रेशर को हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, प्रेशर इन फ्लूइड्स को अलग से यहां पर क्यों मेंशन किया गया है? क्योंकि बच्चों सॉलिड भी प्रेशर लगाता है, सॉलिड भी प्रेशर लगाता है, वेट लगाता है, वो वेट अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर बोलते हैं हम लोग। लेकिन ये फ्लूइड का प्रेशर थोड़ा सा अलग है। सॉलिड जो प्रेशर लगाता है उसको स्ट्रेस का कहते हैं बेटा। 11th क्लास के अंदर जाकर के आप उसको पढ़ोगे स्ट्रेस को, तो स्ट्रेस की बात करेंगे 11th क्लास में करेंगे, लेकिन अभी नहीं, है ना। तब जाकर के पढ़ना इसको आराम से। थर्ड पॉइंट पर आता है फ्लोटिंग प्रिंसिपल, कि कोई चीज किसी और चीज पर क्यों तैर रही है, कोई सॉलिड चीज, कोई रिजिड चीज, कोई फ्लूइड पर क्यों तैर रही है, कोई फ्लूइड किसी और फ्लूइड पर क्यों तैर रहा है, क्या फोर्सेस इन्वॉल्व है उसके तैरने में, इस बात को हम लोग देखेंगे। तो यहां पर एक प्रिंसिपल निकल करके आता है जिसको बोलते हैं बायनेंसी, और फोर्स का नाम है बायंट फोर्स। कोई कोई इसको बॉयंट बोलता है, कोई बायंट बोलता है, इसका नाम बायंट फोर्स है जी। आप पढ़ लेना, प्रोनाउंसिएशन इसकी कैसी होती है सुन लेना ध्यान से यूट्यूब पर डाल करके, भाई बायंट फोर्स को कैसा बोला जाता है, ठीक है ना। गलत सलत मत बोला करो, है ना। अब तुम्हारा नाम मान लो सर्वेश है और तुमको कोई सर्वेश बुलाए तो तुमको कैसा लगेगा, है ना। फिर तुम्हारा भी मीम बन जाएगा पौड़ी ओरी वाला, है ना। तो जैसा जिसका नाम हो वो वही बताएगा भाई मेरा नाम ऐसा है। तो जिन्होंने बायनेंसी नाम रखा था उन्होंने इसको बायनेंसी ही बोला है, तो इसको बोइंसी बुइंसी मत बोला करो, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करेंगे। आर्किमिडीज नाम के एक भाई साहब थे, मतलब एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे और फिजिसिस्ट थे और केमिस्ट थे और बहुत कुछ थे, तो फिलोसोफर थे। तो उन्होंने जो जो कहा था इस फ्लोटिंग के बारे में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे जरूर, ठीक है। और लास्ट में न्यूमेरिकल जरूर करेंगे एनसीईआरटी के, क्योंकि ज्ञान लेने के लिए बच्चे तो खाली जो लोग आए हैं वो यहां तक इसको बंद करके चले जाएंगे, न्यूमेरिकल को वो लोग नहीं करेंगे। लेकिन हमारा तो फर्ज बनता है बच्चों न्यूमेरिकल को करवाना, क्योंकि फिजिक्स न्यूमेरिकल के बिना संभव ही नहीं है, समझ पानी संभव नहीं है। मतलब आप समझ तो लोगे लेकिन आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मुझे समझ में आ गया है, जब तक आप लोग खुद से न्यूमेरिकल इसके बना करके नहीं देखते। तो चलिए फिर हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले आता है इसके अंदर थ्रस्ट किसको कहते हैं बच्चों। परपेंडिकुलर जो फोर्स लगती है उसी का नाम थ्रस्ट है, बस हाँ बस, जो फोर्स परपेंडिकुलर लगती है उसका नाम है थ्रस्ट, ठीक है ना। जैसे ये मार्कर है ना, या ये पेन है, इसको मैंने बोर्ड पर चलाना है, तो ये जो मैं कर रहा हूं ये थ्रस्ट है, ठीक है ना। अगर ये कोई सरफेस है और इसके परपेंडिकुलर में ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो मैं ये थ्रस्ट लगा रहा हूं। अगर मैं खड़ा हूं जमीन के ऊपर तो मेरे पांव इस टाइम पर थ्रस्ट लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो थ्रस्ट का मतलब हो गया किसी भी सरफेस पर कैसी फोर्स लगना, परपेंडिकुलर फोर्स लगना। देखो लिखा हुआ डेफिनेशन में आप पढ़ सकते हो, इट इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ सरफेस। अब वो सरफेस कैसा भी हो सकता है यार, वो सरफेस यार ऐसा भी हो सकता है, वो सरफेस ऐसा भी हो सकता है, वो सरफेस ऐसा भी हो सकता है, और वो सरफेस ऐसा भी हो सकता है। क्यों?
है ना। मैं आपको विजुअलाइज करवा के दिखाता हूं कैसे कैसे अलग अलग सरफेस पर अलग अलग तरीके की थ्रस्ट लग सकती है। देखो बच्चों, इस पर थ्रस्ट अगर आपको देखनी हो इस पर, तो क्या करोगे, ये रो, ये लग गई थ्रस्ट। ये जो फोर्स इसके परपेंडिकुलर लग रही होगी, जो 90 डिग्री पर लग रही होगी, उसी को क्या बोल दिया जाएगा, उसी का दूसरा नाम रख दिया जाएगा थ्रस्ट। इसको भी न्यूटन में ही कैलकुलेट करते क्योंकि है तो ये फोर्स ही, हाँ या ना। अच्छा, अब अगर ऐसा सरफेस है तो यार ये होगी थ्रस्ट, ये 90 डिग्री पर है तो ये थ्रस्ट होगी, समझ गए ना। ये जो येलो कलर से दिखाई ये वो थ्रस्ट होगी। अच्छा, अगर ऐसा सरफेस है तो ये थ्रस्ट होगी, तो ये थ्रस्ट होगी। और ऐसा सरफेस है तो इस पे कैसे डालोगे 90 डिग्री अब देखो बच्चों, ये जो कर्व्ड पाथ है ना, ये बहुत सारे छोटे छोटे सीधी लाइनों से मिला हुआ है, इनफाइनाइट सीधी लाइंस है यहां पर। तो किसी पॉइंट पर अगर आपको, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको थ्रस्ट डालनी हो तो आप बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर यहां पर एक नॉर्मल के तरीके से आप थ्रस्ट डाल सकते हो। दिस इज योर थ्रस्ट फोर्स, जो कि इस छोटी सी लाइन के परपेंडिकुलर लग रही होगी, 90 डिग्री पर लग रही होगी, ठीक है ना। तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है। ये सभी फोर्सेस क्या है, ये सभी फोर्सेस थ्रस्ट है, ठीक है। आप लोगों का जब स्कूल खुलते थे जब, तो आप लोगों को बुलेटिन बोर्ड का काम दिया जाता, डिस्प्ले बोर्ड का काम दिया जाता होगा, है ना, जिसमें कटिंग वटिंग काट करके बढ़िया से सजाते थे, फिर उसको आकर के इवेल्युएट करके जाते थे, भाई ये बहुत अच्छा बोर्ड है, इस क्लास ने बहुत अच्छा बोर्ड बनाया, उस क्लास ने बहुत खराब बोर्ड बनाया, इस तरीके से इवेल्युएट करके। तो उसके अंदर पिन्स लगाते थे आप लोग, है ना, थंब पिन्स बोलते हैं जिनको। ये देखो थंब पिन। तो ये थंब पिन का जो एक ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये ज्यादा बड़े सरफेस एरिया वाला है, इसका एरिया ज्यादा बड़ा है और इसका एरिया कैसा है, इसका एरिया तो छोटा है। तो छोटे वाले पार्ट को आप क्या करते हो, कम एरिया वाले को क्या करते हो, अंदर घुसाते हो, है ना, उसको अंदर प्रेस करते हो, इनवर्ड प्रेस करते हो उसको। तो ये भी अपनी पिन से क्या लगा रहा होगा, बोर्ड के अंदर थ्रस्ट लगा रहा होगा। कुछ समझ में आया ना, क्या लगा रहा होगा, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा होगा। परपेंडिकुलर फोर्स का नाम क्या है, थ्रस्ट है। ये जो हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ता है, आपने देखा होगा कभी भी हेलीकॉप्टर को, एक वो लिफ्ट भरता है ऊपर की तरफ, जब वो लिफ्ट को भरेगा, एक बार ऊपर उड़ता है फिर ऐसे आगे निकल जाता है, ऐसे टेढ़ा होकर के, ऐसे झुक करके आगे चला जाता है वो। तो जब वो इनिशियली पहली बार जमीन को छोड़ता है तो वो अप थ्रस्ट की वजह से छोड़ता है। अप थ्रस्ट वर्ड है, ऊपर की तरफ लगने वाली थ्रस्ट को बोलते हैं अप थ्रस्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्रस्ट समझ में आ गया होगा, अब समझना है प्रेशर को। अब समझना है प्रेशर को। प्रेशर होता है बच्चों थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं, फोर्स ऐसी भी लग सकती है, फोर्स ऐसी भी हो सकती है। अगर ये सरफेस है, तो फोर्स ऐसी भी लग सकती है। नहीं, ये फोर्स नहीं लेनी, ये फोर्स नहीं लेनी, टेढ़ी फोर्स ले लेनी, ये वाली फोर्स लेनी है, ऐसी फोर्स। यानी इस फोर्स का एक कंपोनेंट लिया जाता है। वो सब 11th क्लास की बातें, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता वो सारी बातें। वो सब 11th क्लास में जाकर के वेक्टर पढ़ोगे, अपने आप सीख जाओगे कैसे कंपोनेंट लिए जाते हैं किसी वेक्टर के, है ना। आईसीएससी वाले इस बात को अच्छे से जानते होंगे, लेकिन सीबीएसई वालों को ये बात नहीं पढ़ाई जाती 9th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर। 11th क्लास में जाकर के आपको जरूर बताया जाएगा किस तरीके से किसी वेक्टर का परपेंडिकुलर लिया जाता है। तो इस वेक्टर का परपेंडिकुलर इस लाइन के अलोंग डाल देते हैं, ऐसे डाल देते हैं, तो यही बन जाती है थ्रस्ट, यही बन जाती है थ्रस्ट, ठीक है। अब ये जो थ्रस्ट है, वो जितने भी एरिया पर लग रही होगी उसको उसी से डिवाइड कर देना, आपको प्रेशर मिल जाएगा। क्या बोला मैंने, जो थ्रस्ट लग रही है, जो भी ये थ्रस्ट लग रही है, मान लो ये जो फोर्स है, ये मान लो 100 न्यूटन की है फॉर एग्जांपल। कितने की है, 100 न्यूटन की, और ये इतने से एरिया पर लग रही है। मान लो ये 2 मीटर स्क्वायर पर लग रही है, 2 मीटर स्क्वायर एरिया पर लग रही है। तो दोनों को क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो। दोनों को क्या कर दो आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, बस काट दो और आंसर आ जाएगा 50 पास्कल। पास्कल ऐसा यूनिट होती है प्रेशर की, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा बेटा, साफ साफ बता रहा है, थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। यानी आपने क्या करना है, ऊपर रखना है थ्रस्ट, ऊपर रखना है थ्रस्ट को, और नीचे रखना किसको, एरिया को। नीचे रखना है एरिया को, आपको क्या मिल जाएगा, आपको प्रेशर मिल जाएगा। ये होता है प्रेशर का फॉर्मूला, थ्रस्ट अपॉन एरिया। क्या फॉर्मूला होता है, बोलो मेरे पीछे, थ्रस्ट अपॉन एरिया। क्या फॉर्मूला होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। क्या फॉर्मूला होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है ना। परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। समझ गए, यानी प्रेशर ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा, सीधा लगेगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। आगे बात समझ में, ठीक है ना। शॉर्ट में लिखना हो तो आप प्रेशर को पी से डिनोट कर सकते हो। वैसे पावर को भी पी से करते हैं, लेकिन प्रेशर को भी पी से करते हैं। वो समझ में आ जाता है कब किससे किया गया है ना। क्वेश्चन देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि कब यहां प्रेशर की बात करी गई है और कब यहां पावर की बात करी गई। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए यहां पर आपको। P इज इक्वल टू, यहां पर आप कोई भी फोर्स ले सकते हो, जो भी थ्रस्ट लगा रही हो। कभी वेट थ्रस्ट लगा सकता
है ना। कभी मुक्का मारोगे तो वो आपकी मैकेनिकल फोर्स है, वो थ्रस्ट लगा सकती है, तो कोई भी थ्रस्ट लगा सकता है भाई, ठीक है। तो ऊपर लिख दिया मैंने फोर्स और नीचे लिख दिया एरिया, ठीक है। अब बात पता है क्या है, ये एक्चुअली में ना एरिया नहीं होता, ये होता है एरिया इन कांटेक्ट, मतलब कितने एरिया पर आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है ना, कितने एरिया पर फोर्स। जैसे एक हाथी का पैर है मान लो, तो हाथी का पैर क्या करेगा, कैमल का फुट क्या करेगा, वो बड़े एरिया पर फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। इस पर एक क्वेश्चन भी बनता है, इस पर एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी बनता है, अब वो क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया जाता क्योंकि डिलीटेड है सिलेबस से। क्वेश्चन ये बनता है भाई कि क्या आप रेगिस्तान के अंदर कुत्ते पाल सकते हो, गाय पाल सकते हो, बड़ा मुश्किल है। वो मेन रोड से जाएंगे लेकिन वो रेत पर नहीं चल पाएंगे। गाय भैंसें आपको माउंटेनियस इलाकों में जहां बर्फ पड़ती है वहां नहीं मिलेंगी, वहां आपको याक मिलेगा, है ना, वहां आपको वहां के और दूसरे जीव जंतु मिलेंगे। ऐसी डेजर्ट के अंदर आपको कौन मिलता है, कैमल मिलता है। क्यों, क्योंकि कैमल वहां पर आराम से पल जाता है, उसके पैर होते हैं चौड़े, उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है ज्यादा, तो प्रेशर लगता है कम। यहां से चेक कर लो, प्रेशर बराबर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी प्रेशर और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। और थ्रस्ट या फोर्स और प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों। यानी अगर आप इसको बढ़ाओगे फोर्स को तो प्रेशर बढ़ेगा, अगर आप फोर्स को बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। मान लो आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया या इस उंगली से फोर्स लगाया आपने, तो थंब पिन अंदर नहीं जा रहा था, लेकिन आप थंब से घुसाओगे तो अंदर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि थंब में जान ज्यादा है ना, थंब मोटा है, थंब ने क्या लगाना है, थंब ने ज्यादा थ्रस्ट लगानी है, लेकिन उंगली आपकी थ्रस्ट नहीं लगा पाएगी, और ये वाली उंगली तो वैसे नहीं लगा पाएगी। इस उंगली से थंब पिन को अंदर लेके जाओगे, आपकी उंगली मुड़ सकती है, दर्द हो सकता है उसके अंदर, क्योंकि आप क्या लगा रहे होगे, फोर्स कम लगा पा रहे होगे इस वाली उंगली से। तो इस वाले थंब से आप क्या करते हो, उसको अंदर दबाते हो पिन को। बात समझ में आ रही है ना। फोर्स बढ़ाने से प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन एरिया घटाने से प्रेशर बढ़ता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट घटाने से प्रेशर बढ़ता है। तो आगे से सुइयां जो होती है वो पैनी होती हैं। पैनी सुई क्यों होती है, क्योंकि वो बस इतने से ही एरिया पर, इतने छोटे से एरिया पर ही उसने क्या करनी है, उसने फोर्स लगानी है, ताकि प्रेशर क्या हो जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और वो पिन आराम से अंदर चली जाए, वो थंब पिन आराम से अंदर चली जाए और पेपर को होल्ड करके रखे वो, इसीलिए तो थंब पिन लगाते हैं, है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है इसके अंदर के जो सिरिंजेस होती हैं, जो आपको इंजेक्शन लगते हैं डॉक्टर से, वो आगे से पतले क्यों होते हैं। जो सिरिंजेस होती हैं वो आगे से ऐसी पतली की होती है, इसमें से लिक्विड फ्लूइड निकालने के लिए ऐसे छेद बना होता है, यहाँ ब्लड लेने के लिए छेद बना होता है, यहाँ पर अंदर ये पूरी वो होती है, एक नली टाइप सी बनी होती है। ये जो बाहर का एरिया ये इतना चोंच वाला क्यों होता है, इतना पैना क्यों होता है बच्चों, ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है। और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, है ना। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, और तभी क्या होगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा। प्रेशर ज्यादा लगेगा तो आराम से सुई अंदर चली जाएगी, नहीं तो दर्द करेगी, नहीं तो दर्द करेगी। सोचो अगर ये सुई ऐसे पैनी ना होती और ये ऐसे होती तो, और ऐसे घुस रही होती तो, सोचो क्या दर्द होता। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे होगे, है ना। तो ये आगे से पैनी इसलिए बनाई जाती है ताकि एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या रहे, कम रहे, ताकि प्रेशर क्या रहे, ज्यादा रहे, और आराम से वो ज्यादा प्रेशर के साथ स्किन को पेनिट्रेट करती हुई अंदर चली जाए, नसों तक चली जाए, वहां से खून निकाल ले, या उसमें कोई जो दवाई डालनी है वो डाल दे, है ना। यहां पर एरिया ज्यादा है, यहां एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो प्रेशर क्या रहेगा, प्रेशर कम रहेगा। एरिया और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया इन कांटेक्ट और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और थ्रस्ट और प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बच्चों, जो एनसीईआरटी के अंदर कभी हम लोग डिस्कस करते थे, अब नहीं करते, क्योंकि अब नहीं पढ़ा रहे इस टॉपिक को। तो कोई बात नहीं, मैं लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए वो सारे अच्छे एग्जाम्पल जो हम लोग डिस्कस किया करते थे। देखो बच्चों, एक बार आराम से देखो, आप खुद समझ जाओगे कि मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले ये वाली फोटो आपके सामने आई है। देखो, एक बच्चा है जो खड़ा हुआ है गद्दे पर, और जो गद्दे पर खड़ा है तो गद्दा देखो काफी अंदर तक दबा हुआ है, बहुत नीचे तक दबा हुआ है, साफ दिख रहा है कि प्रेशर कितना ज्यादा है। खड़े होने पर एरिया ऑफ कांटेक्ट सिर्फ पैर ही हैं जो टच हो रहे हैं गद्दे को, लेकिन अगर ये लेट गया, अगर ये क्या कर गया, लेट गया, तो पूरी बैक क्या लगा रही होगी बच्चों, थ्रस्ट लगा रही होगी, वेट लगा रही होगी। अरे वेट तो उतना ही है इसका, m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटी तो उतना ही है। मास कहां बदल रहा है, खड़ा रहा या लेटा रहा है, मास कहां बदलेगा, खड़ा है या लेटा है, ग्रेविटी कहां बदलेगी। यानी इसका वेट नहीं बदलने वाला, W इज इक्वल टू mg, इसका वेट नहीं बदलने वाला। लेकिन क्या बदल रहा है, यहां एरिया है कम तो प्रेशर लग रहा है ज्यादा, और जब ये लेट जाएगा तो सरफेस एरिया पूरा बैक से लेकर के और पूरा टांगों तक का
सारा सरफेस एरिया यानी एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। इसलिए गद्दों पर खड़े होने के लिए, कूदने के लिए, नाचने के लिए मम्मी मना करती है कि नहीं करती? सोफे पर कूदते हो, सोफे पर नाचते हो, पापा गुस्सा होते हैं, मम्मी गुस्सा होती हो, इतना महंगा है, चल नीचे उतर, क्यों कूद रहा है इसके ऊपर, खराब हो जाएगा, सोफा तोड़ देगा, सोफे को तोड़ देगा, गद्दे को। गद्दा कूदने के लिए नहीं होता, गद्दा नाचने के लिए नहीं होता, नाचना चलो नीचे उतरो। क्यों बोलती है मम्मी, क्यों डांटती है मम्मी जब चढ़ते थे हम लोग बचपन में बेड पर? इसलिए डांटती थी क्योंकि उन लोगों ने प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया पढ़ लिया था बच्चों, ठीक है ना। चलिए सेकंड पर चलते हैं। हाँ, यहां पर देखो क्या हो रहा है, हथौड़ा लेकर के एक कुछ लेकर के और ऊपर से एक कंक्रीट का स्लैब है, एक है ना, एक सीमेंट का स्लैब है, उसको लेकर के ऊपर से तोड़ रहा है, ऊपर से मार रहा है। ये यूट्यूब से मैंने क्लिप निकाली है, वो क्लिप नहीं है सॉरी, ये मतलब स्टिल इमेज है ना। क्लिप होती तो मजा आ जाता, कोई बात नहीं, चलो क्या पता आप लोग खुद इसको सर्च करके देख लो, बहुत चालू बच्चे हैं, है ना। तो ये क्या कर रहा है बेटा, ये इसके ऊपर थोड़ा मार रहा है और ये टूटेगा, और नीचे क्या है, नीचे इसने एक फट्टा रखा हुआ है। इमेजिन करो ये फट्टा या ना होता, अगर इमेजिन करो ये फट्टा ना होता, ये स्लैब को ही सीधा छाती पर तोड़वा रहा होता, या स्लैब भी हटा दो, सोचो सीधा हथौड़ा ही छाती पर खा रहा होता, अगर ये सीधा हथौड़ा आगे इसकी छाती पर पड़ता तो क्या होता भाई? पढ़ तो अभी भी हथौड़ा ही रहा है, लेकिन प्रेशर बैलेंस हो जा रहा है बेटा। क्यों? क्योंकि एरिया बढ़ रहा है। इसको यहां से लेके यहां तक, पेट से लेकर के और यहां शोल्डर्स तक, पूरा यहां तक का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा हुआ मिल रहा है, एरिया ज्यादा बड़ा हुआ मिल रहा है। नहीं तो खा लेता ना हथौड़ा ही भाई, हथौड़े का पता आगे से सरफेस एरिया छोटा होगा, छोटा सरफेस एरिया होगा, खूब मोमेंटम से आएगा वो, और खूब मोमेंटम से आएगा तो क्या करेगा मोमेंटम में चेंज भी उतना ही ज्यादा हो जाएगा, है ना। ज्यादा चेंज मोमेंटम का होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगी, इसलिए इसकी हड्डियां टूट सकती है। लेकिन अभी इसकी हड्डियां नहीं टूटेंगी। क्यों नहीं टूटेंगी? क्योंकि एरिया ज्यादा होने से प्रेशर क्या लगेगा बेटा, कम लगेगा। बेशक से फोर्स उतनी लग रही है, या हो सकता है कुछ कमी लग रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, लेकिन आप इमेजिन करके देखना कि अगर यहां फट्टा ना होता तो इसका क्या हाल होता, है ना। तो एरिया ज्यादा होने से प्रेशर यहां क्या लग रहा है, कम लग रहा है। ऐसे ये बाबा जी बैठे हैं, ये बहुत पुरानी इमेज है, 1880s की इमेज है, ये आजादी से ही पहले की। तो ये भाई साहब बाबा जी जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये किलो की शैया पर बैठे हैं, किलो के बेड पर, किलो के सेज पर ये बैठे हुए हैं, सोते भी यही हैं, बैठते भी हैं। इस तरह के लोग देखे होंगे आपने, काफी कुंभ वगैरह अब लगने शुरू हो गए हैं, है ना, कुंभ लगना शुरू हो गया, वहां पर ऐसे बाबा लोग बहुत मिल जाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, किलो के ऊपर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। सोचो 1 किलो था तो सिर्फ किलो की शैया ना होती, 1 किलो था और उसके ऊपर बैठना होता, क्या ये बैठ पाते? आप समझ रहे होगे, है ना। क्या होता, दर्द हो जाता बहुत ज्यादा, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि इनके पूरे वेट को ना बड़े सरफेस एरिया ने बैलेंस कर लिया। हर कील ने अपना सरफेस एरिया दे दिया, हर कील ने अपना सरफेस एरिया दे दिया। सरफेस एरिया ओवरऑल क्या हो गया, बढ़ गया, ओवरऑल सरफेस एरिया बढ़ गया, तो प्रेशर घट गया। यहां पर भी वही बात है बेटा कि जहां जहां तक ये लेटे हुए हैं, जहां जहां तक ये बैठे हुए हैं, वहां तक का सरफेस एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है। सीधी सी बात है, ठीक है ना। यहां देखो एक ये मैडम जी हैं, इनकी जो हील है, उस हील का एरिया जो है वो बहुत कम है, और एरिया बहुत कम होने से यहां प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इस एक पॉइंट पर ये देखो एरिया दिखा रखा है, यहां पर यहां एरिया दिखा रखा है, यहां एरिया कम होने की वजह से प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। और हाथी का देखो फोर्स बेशक से ज्यादा होगी, लेकिन इसका एरिया ही बहुत ज्यादा है, इसका एरिया ही बहुत ज्यादा है। तो हाथी का पैर मुड़ना इतना जल्दी देखने में नहीं आता, लेकिन ये हील विल जल्दी से टूट जाती है ना। देखा होगा आपने, हील टूट गई है लड़की की, है ना, फिर वो हील को पकड़ करके चलती है पैदल ठीक है। तो ऐसा ही है, एरिया ज्यादा होगा अगर तो प्रेशर कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हर बार वही बात बता रहा हूं, यहां पर भी वही बता रहा हूं, ठीक है। ये खुखरी है, ट्रेडिशनल खुखरी, है ना, गोरखालियों की, गोरखा रेजिमेंट की। इसका एक साइड देखना बच्चों ब्लंट होती है। ब्लंट का मतलब वैसे बुद्धू भी होता है, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ोगे तो ब्लंट शब्द देखने को मिलेगा, वो राहुल गांधी का पर्यायवाची है, ठीक है ना। तो एक साइड जो है इसकी एक साइड जो है वो बड़े एरिया वाली है, तो ये सेब नहीं काट पाएगी। वैसे सेब काटने के लिए होती भी नहीं है, ठीक है ना। किस लिए होती है आप लोग अच्छे से जानते हो, देख के पता चल रहा है कि किस लिए। तो एरिया इसका ज्यादा है, एरिया ज्यादा होने से ये सेब नहीं काट पाएगी। हिंसा में हम लोग विश्वास नहीं रखते, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा कि एक्चुअली में क्या काटती है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि क्या काटती है, ठीक है ना। एरिया ज्यादा होने की वजह से सेब नहीं काट पाएगी। क्यों? क्योंकि एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर क्या लग रहा होगा, कम लग रहा होगा। तो यहां से सेब काटना मुश्किल होगा, लेकिन इस शार्प साइड से, तो ये वाली साइड है, यहां पर एरिया क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि आगे से पैनी है, ये आगे से पैनी है खुखरी, तो ये सेब काट देगी, मतलब, ठीक है ना। तो एरिया कम होने से इसका प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो कम ही थ्रस्ट लगेगा, लेकिन कम एरिया होने की वजह से प्रेशर ज्यादा मिलेगा उसको, ये बात है। तो एक एडवांटेज रहता है अगर पैनी हो तो, है ना। पैनी होने की एडवांटेज ये है कि सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा, कम रहेगा।
लास्ट में ये बात आती है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है और बहुत ज्यादा पूछा भी जाता था, ये हम लोगों ने पढ़ा है इसको, ठीक है ना। लेकिन मैं आज फोटो भी लेकर के आया हूं इस चीज की, ठीक है, कि बच्चों ऐसा होता है कि ऊपर सरफेस पर उतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता, लेकिन हम जितना नीचे 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 जाते जाते हैं वहां प्रेशर ओवरऑल ग्रेविटी की वजह से बढ़ता जाता है। फॉर्मूला इसका पास्कल्स लॉ ड्यू टू ग्रेविटी 11th क्लास के अंदर जाकर के आपने पढ़ ही लेना है, तो मैं यहां पर वो फॉर्मूला नहीं बता रहा, ओलंपियाड लेवल के अंदर बताते हैं, मैं यहां नहीं बता रहा क्योंकि अपन लोग सिर्फ इसको रिवाइज करने के लिए बैठे हैं यहां पर, ठीक है ना। तो यहां रहता है प्रेशर लो और यहां रहता है प्रेशर मोर ज्यादा। तो ज्यादा प्रेशर से पानी अगर आएगा, ज्यादा प्रेशर से अगर पानी आएगा तो ये इस दीवार को तोड़ सकता है। ये डैम की दीवार है, ये बांध की दीवार है, इसको तोड़ सकता है ना, तोड़ करके आगे निकल जाएगा, नीचे से बांध पूरा ऐसे बह जाएगा, है ना, क्योंकि यहां प्रेशर ज्यादा लगेगा इस तरफ। तो इसलिए क्या करते हैं, इसलिए यहां पर वॉल क्या बनाई जाती है, थिक बनाई जाती है, मोटी वॉल बनाई जाती है। आप कभी भी देखना, कभी भी आप डैम को ध्यान से देखना, आपके घर के आसपास कहीं नदी हो, वहां पर कहीं डैम हो, जाना आराम से बैठना, देखना उसको, आप देखोगे कि वो ऐसे स्लांट होता है, हमेशा स्लांट होगा वो नीचे से, है ना, और नीचे से वो मोटा होगा, ऊपर से वो दीवार पतली होगी। तो पतली की तो कोई बात नहीं, लेकिन मोटी क्यों बनाई जा रही है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि भाई नीचे रहता है प्रेशर ज्यादा, है ना। देखो मछलियों का क्या हाल हो गया, बेचारी सूख के कांटा हो गई है ना, इनको तो कोई खाएगा भी नहीं, ऊपर वाली खाई जाएगी। तो प्रेशर कम होने की वजह से ज्यादा मोटी मछलियां घूम रही हैं यहां पर, है ना। चलो, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी कि मोटी थिक वॉल क्यों बनाई जाती है एट द बॉटम ऑफ द डैम्स। अब बात आती है बच्चों फ्लूइड की, है ना। अब ये चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, इससे पहले तक मैंने आपको टूल्स दे दिए, हथियार दे दिए कि किन किन बातों का हम लोग प्रयोग करते आए हैं प्रेशर को समझने के लिए। हमने थ्रस्ट समझा, हमने सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट समझा और हमने प्रेशर को समझा, है ना। ये तीनों बातें हमने समझ ली, कुछ एप्लीकेशंस भी देख ली हमने प्रेशर की, खूब बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन, है ना। चलिए फ्लूइड स्टार्ट करते हैं। अब ये फ्लूइड क्या होता है बच्चों, फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस बनाया है नेचर में परमात्मा ने, है ना, जिसने बनाया है, ठीक है ना। तो ऐसा एक सब्सटेंस बनाया बच्चों जो बहता है, फ्लो करता है, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात है क्या, नहीं, ये फ्लो करता है अपनी इंटरनल फोर्सेस की वजह से। ये इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, जब ये फ्लो करता है तो अपनी इंटरनल फोर्सेस की, इंटरनल इंटर लेयर जो फोर्स होती है इसकी, उसकी वजह से फ्लो करता है, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर फ्लो करता है। ये इसकी खासियत होती है फ्लूइड की। तो ये फ्लूइड है कौन, अब फ्लूइड दो है भैया, गैसेस जो आपने पढ़ी है स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर, गैसेस, और स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर एक और आपने मैटर पढ़ा है कौन सा, लिक्विड्स, ये एक और स्टेट होती है ना। तो लिक्विड्स जितने भी हैं और गैसेस जितनी भी हैं, ये सारे के सारे रूम टेम्परेचर पर क्या रहते हैं, फ्लूइड रहते हैं। मतलब उनको कहते ही तभी हैं फ्लूइड, ठीक है ना। तो कौन कौन हो गए, लिक्विड्स एंड गैसेस। यहां पर हम लोग गैसेस की बातें कम करते हैं क्योंकि गैसेस थोड़ी सी कम विजुअलाइज होती है हमको, लिक्विड हमको ज्यादा विजुअलाइज होता है। और लिक्विड में कौन सा लिक्विड, वाटर, है ना। वाटर से हमारा लेना देना है, बहुत अच्छा भाई हमारा पानी, है ना, हमें पीने के लिए, जीने के लिए चाहिए पानी, है ना। तो इसलिए हम लोग यहां पर किसकी बातें करने वाले हैं बेटा, पानी की बातें करने वाले हैं। तो ऐसा मत समझना कि जितनी बातें मैं आगे पढ़ाने वाला हूं वो सब पानी के लिए ही पॉसिबल है, पानी के लिए ही लागू होती है, जी नहीं, ये फिजिक्स है, ये फिजिक्स है। फ्लूइड बोल दिया मतलब हर फ्लूइड के लिए, ये हर गैस के लिए, नियॉन, जिनॉन, रेडॉन, पेडॉन, जितनी गैस हैं सबके लिए लागू हो रही है सब चीजें, समझ गए ना। तो प्रेशर इन फ्लूइड्स पढ़ा रहा हूं का मतलब ये, बाइंड फोर्स पढ़ा रहा हूं का मतलब ये, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा रहा हूं का मतलब ये कि ये सारे फ्लूइड्स पर लग रहा है, खाली पानी पर नहीं। लेकिन पानी से अच्छा समझ में आता है, बात ये है ना, विजुअलाइज कर पाते हैं हम लोग, समझ पाते हैं हम लोग, हमारे काम का भी पानी ही है इसलिए, है ना। चलिए फ्लूइड होता क्या है, एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो ड्यू टू इट्स इंटरनल फोर्सेस इज कॉल्ड फ्लूइड। अपने अंदरूनी फोर्सेस की वजह से जो फ्लो करता है, बाहर की फोर्स नहीं चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए इसको फ्लो करवाने के लिए, इंटरनल फोर्स की वजह से क्या करता है, फ्लो करता है। आगे गैसेस एंड लिक्विड्स आर कंसीडर्ड एज फ्लूइड्स वेयर सॉलिड्स आर रिजिड। रिजिड शब्द जो है ये फ्लूइड का उल्टा है। रिजिड का मतलब जो अपने इंटरनल फोर्सेस की वजह से बह नहीं जाता, वाइब्रेट तो करता है ना। आपने सुना होगा सॉलिड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट तो करते हैं, खड़े खड़े तो हिलते हैं अपनी जगह पर, लेकिन बह नहीं जाते, कहीं शेप नहीं चेंज कर लेते अपनी। लेकिन फ्लूइड जो है वो अपनी शेप को मेंटेन नहीं रख पाता बेचारा। आगे है, हां ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा फ्लूइड की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, ये कि फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है कि ये जिस कंटेनर में रहेगा ना शांत नहीं रहता। क्या बोला मैंने, ये जिस कंटेनर में रहेगा ना शांत नहीं बैठेगा, क्या करता रहेगा, ये फोर्स लगाता रहता है, ये निकलना चाहता है उस कंटेनर में से, भाई मेरे को मत रखो, मेरे को जकड़ के मत रखो, मेरे को बहने दो, बहने दे, मुझे बहने दे, है ना।
तो रक्षाबंधन वाले दिन इसको हम बहुत सारी बहनें दे देंगे, है ना। चलो सुनो अब बात को ध्यान से। ऐसा है भैया, ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या रखा हुआ भैया, इस कंटेनर के अंदर हमने रखा हुआ पानी, बहुत सारा पानी, बहुत सारा पानी, ठीक है ना। तो ये पानी क्या कर रहा होगा, ये पानी शांत नहीं बैठा, जितना शांत अभी लग रहा है आपको उतना शांत ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, ये क्या कर रहा है बच्चों, ये ना सब तरफ फोर्स लगा रहा है, सब तरफ, हर वॉल पर, नीचे भी, लेफ्ट में भी, ऊपर भी, और ऊपर से एटमॉस्फेयर भी, वो भी तो फ्लूइड ही है। ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, वो भी क्या है, वो भी तो फ्लूइड ही है। तो वो भी क्या करेगा, वो भी ऊपर से फोर्स लगा रहा है, नीचे से फोर्स लगा रहा है। वो जो लगा रहा है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो नीचे से लगा रहा है वो बाद में बताऊंगा क्या बोलते हैं। अभी उसको प्रेशर इन फ्लूइड ही समझो आप, ठीक है ना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सब तरफ प्रेशर लगा रहे हैं बच्चों। ऐसे ही कोई गैस का सिलेंडर है मान लो आपके पास, ठीक है ना। तो गैस का सिलेंडर भी आप देखोगे पूरा फूला रहता है, वो मोटू, है ना। अगर आपने कहीं से भी उसको किया तो वो फटता है ना। वो फुस नहीं होगा, वो फटेगा। क्यों फटेगा, क्योंकि वो लगातार क्या लगाया जा रहा है, फोर्स लगाया जा रहा है बच्चों, ठीक है। मूवीज के अंदर आपने देखा होगा कि ये मटके वाली आंटी के मटके के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करेगा, आंटी के साथ नहीं, मटके के साथ कोई छेड़छाड़ अगर करेगा, मान लो किसी ने यहां पर पत्थर मारा, तो जहां से पत्थर मारोगे वहीं से फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। जिधर से पत्थर मारा, जिधर से टूटा, वहीं से फ्लो स्टार्ट हो गया। अगर ये पूरा भरा हुआ शर्त ही होनी चाहिए बस, ठीक है ना। तो आपने यहां छेद किया, यहां छेद किया, यहां से पानी बाहर, यहां छेद किया, यहां से पानी बाहर, यहां छेद किया, यहां से पानी बाहर, यहां छेद किया, यहां से पानी बाहर। ये आंटी की स्माइल चली जाएगी, गुस्सा हो जाएगी आंटी, है ना। तो हम इसको भर देते हैं वापस से, ठीक है। ओके, समझ में आ गया ना। तो जब भी किसी भी कंटेनर में कोई भी फ्लूइड रहेगा, वाटर रहेगा, लिक्विड रहेगा, गैस रहेगी, क्या करती रहेगी, धड़ा धड़ फोर्स लगाती रहेगी। कहां, सब दिशाओं में, सब दिशाओं में क्या लगाती रहेगी, प्रेशर लगाती रहेगी, बराबर प्रेशर लगाती रहेगी। इसको पास्कल्स लॉ बोलते हैं, 11th क्लास के अंदर आएगा, अभी नहीं है कहीं पर भी नाम इसका, ठीक है। पास्कल नहीं बताया था, पास्कल का ही ऐसा यूनिट प्रेशर के अंदर यूज किया जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बच्चों बाइंड फोर्स की। ये बाइंड फोर्स क्या होती है, देखो बच्चों, मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था यहां पिछली स्लाइड पर कि ये सब दिशाओं में क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। ये इधर भी लगा रही है, इधर भी लगा रही है, इधर भी लगा रही है, और ये ऊपर भी लगा रही है। ये सब दिशाओं में क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। और एक बात बताऊं, जब इसके अंदर कोई चीज डुबाई जाती है ना, अभी नहीं, रखे रखे नहीं, कोई चीज जब इसके अंदर क्या करी जाती है, डुबाई जाती है ना, तो वो हल्का हल्का फील करती है, वो वेटलेसनेस फील करती है। आप लोग भी कभी तैरे होगे, कभी ना कभी पूल में उतरे होगे, नदी में उतरे होगे, तालाब में उतरे होगे, कहीं ना कहीं नहर में उतरे होगे, नहाने धोने के लिए, मजे करने के लिए, ट्यूबवेल में उतरे होगे, कुएं में उतरे होगे, कहीं ना कहीं तो पानी में उतरे होगे। अरे अपने घर की बाल्टी में बचपन में बैठे होगे कभी ना कभी, है ना। टब होता है घर के अंदर, उसके अंदर नहाते हैं छोटे छोटे बच्चे, मजा आता है उनको बड़ा, है ना। तो वो मजा याद करो जरा। ऐसा लगता है हल्के हल्के फील कर रहे हैं, जैसे ही बैठते हैं तो बड़ा हल्का हल्का, ठंडा ठंडा तो लगता ही है, हल्का हल्का फील होता है। क्यों हल्का हल्का फील होता है, क्यों हल्का हल्का फील होता है? एक्चुअली में हमारे वेट को ना कोई काट रहा है, हमारे वेट को ना कोई फोर्स है जो बैलेंस कर रही है बेटा जी। समझाते हैं। ऐसा है प्यारे बच्चों, ये आपका कंटेनर था, इस कंटेनर में आपने क्या रखा हुआ है यार? अरे बोलो, पानी है ना, पानी है ना, ये पानी है, पानी है, पानी है इसके अंदर, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने अंदर इसके अंदर कोई चीज को डुबाने की कोशिश करी। मान लो आपने कोई एक चीज इसके अंदर क्या करी, इमर्स करने की कोशिश करी, इंग्लिश में बोलते हैं इमर्स करना, ठीक है ना। ये इमर्स्ड ऑब्जेक्ट है, इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। आपने इसके अंदर क्या करा, कोई चीज को डुबाने की कोशिश करी, और जब आप इसके अंदर कोई चीज डुबाने की कोशिश करोगे तो वो हल्का हल्का फील करता है, ऐसा लगता है कि कोई उसको ऊपर की तरफ उठा रहा है। और वाकई ही में कोई उसको ऊपर की तरफ उठाता है बेटा, और उस ऊपर की तरफ उठाने वाली फोर्स का नाम ही है बाइंड फोर्स, और इस प्रिंसिपल का नाम है बायंसी। समझ गए? नाउन जो है वो है बाइंड फोर्स, है ना, और जो वो गुण है उसका, जो उसका एडजेक्टिव है वो है बायंसी। ऐसा समझ लो, समझ गए ना। तो ऊपर की तरफ कौन लगा रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है कौन, वाटर, ठीक है ना। ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा रहा है वो कौन लगा रहा है, वाटर लगा रहा है, अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, अपवर्ड फोर्स, ठीक है। तो इस मास के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे की तरफ, इस मास के ऊपर नीचे की तरफ तो लग रहा है mg, है ना, है ना। नीचे की तरफ तो क्या लग रहा होगा, वेट फोर्स लग रही होगी, लेकिन ऊपर की तरफ इस पर कौन,
वाटर क्या लगा रहा है? बाइंट फोर्स लगा रहा है इसको ऊपर उठाने के लिए। तो ऊपर की तरफ क्या लग रही है बच्चों? ऊपर की तरफ लग रही है बाइंट फोर्स, ऊपर की तरफ लग रही है बाइंट फोर्स। ये बात है, ये बात है। आपने कभी कभी खेल किया होगा, है ना, एक बाल्टी मग्गे से जो लोग नहाते हैं बच्चे, शार वार से नहीं नहाते, जो बाल्टी मग्गे से नहाते हैं, वो मग्गे को लेकर के ना पूरा से डुबा देते हैं पानी के अंदर, और जैसे ही हाथ हटाते हैं मग्गा ऊपर आता है। आता कि नहीं आता? आता कि नहीं आता? ऊपर क्यों आ रहा है? ऊपर क्यों आ रहा है? अच्छा, कोई लाश थी वो डूब गई है पानी में, कोई लाश डूब गई है, और थोड़े टाइम बाद वो ना तैर करके हल्की होके ऊपर आ जाती है। क्यों आ जाती है? और आपको पता है किसी को मार के अगर फेंकना हो तो आप उसको पत्थरों से बांध करके मार के फेंकते हो। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि पत्थरों से क्यों मार करके, किसी को मार करके ना और नदी में फेंकना हो तो पत्थर बांध देते हैं उसके टांगों पर, उसके गर्दन पर, हाथ पर। पत्थर क्यों डाल देते हैं? ताकि वो लाश ऊपर ना आए, हल्की होकर के, है ना। कुछ आइसोटोनिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का कुछ ऑस्मोसिस होता है और अंदर का जो पानी होता है वो बाहर निकल जाता है, तो एयर रह जाती है अंदर, वैक्यूम बन जाता है अंदर। तो वैक्यूम की वजह से हल्की होकर के बॉडी ऊपर आ जाती है, ऊपर की तरफ लगती है बाइंट फोर्स। उस बाइंट फोर्स को रोकने के लिए उसको पत्थरों के साथ बांध करके नीचे डाला जाता है, ताकि इसकी लाश मरने के बाद ऊपर ना आए। समझ गए ना बात को? तो ऐसे ही वो जो मग्गा ऊपर आ रहा है, वो जो लाश ऊपर आ रही है, वो जो सबमरीन्स ऊपर आ रही है, या कोई फट्टा तैर रहा है, लकड़ी का फट्टा, या कोई शिप तैर रहा है, या कोई बोट तैर रही है, ये सब किस कारण से हो रहा है बेटा? ये सब बाइंट फोर्स ऊपर की तरफ लगने के कारण से हो रहा है। ठीक है ना। तो फ्लूइड ही लगा रहा है कौन सी फोर्स? बाइंड फोर्स। किस पर लगा रहा है? ऑब्जेक्ट पर लगा रहा है। और कौन लगा रहा है? धरती लगा रही है। किस तरफ लगा रही है? नीचे की तरफ लगा रही है। कौन सी फोर्स लगा रही है? mg लगा रही है। तो नीचे की तरफ mg धरती लगा रही है और ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स पानी लगा रहा है। ये दोनों फोर्सेस लगती हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर जब ऑब्जेक्ट पानी के अंदर तैरता है या डूबता है या घुसता ही है, अंदर जाता ही है, तो ही लगनी स्टार्ट हो जाती है। कौन सी फोर्स? बाइंड फोर्स। किस तरफ? ऊपर की तरफ। अपवर्ड फोर्स है ये। पढ़ लेते हैं इसको। इट इज द प्रिंसिपल, बाइंसी की डेफिनेशन है बच्चों ये। इट इज द प्रिंसिपल बाय विच द फ्लूइड एक्सर्ट्स अ फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द सॉलिड ऑब्जेक्ट इमर्ज इनटू द फ्लूइड। किसी फ्लूइड के अंदर अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट डाला जाएगा तो एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो एक अपवर्ड फोर्स क्या करता है? वो एक्सपीरियंस करता है। उस अपवर्ड फोर्स के एक्सपीरियंस करने की प्रॉपर्टी का नाम, जो कि फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम बाइंसी है। ठीक है ना। दिस अपवर्ड फोर्स, यह है जो अपवर्ड फोर्स है, इसको क्या कहते हैं? इसको बाइंड फोर्स कहते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज अपथ्रस्ट। इसी को क्या कहा जाता है बच्चों? अपथ्रस्ट कहा जाता है। आपने बचपन में हीलियम का गुब्बारा, वो जो गुब्बारा होता है वो जो ऊपर उड़ते रहते हैं हमेशा, उनको पकड़ के आपने जरूर उसको छोड़ा होगा अपने हाथ से। जैसे उसको हाथ से छोड़ोगे ऊपर चला जाता है। ऊपर क्यों जाता है? बाइंसी लगती है। बाइंसी लगती है। पानी भी नहीं है, फ्लूइड भी नहीं है, तो भी क्या लगती है? मतलब फ्लूइड तो है सॉरी, लेकिन पानी नहीं है, लिक्विड नहीं है, गैस भी लगाती है बाइंसी। उस बाइंसी से वो क्या करता है? जो गुब्बारा वो क्या करता है? वो ऊपर जाता है, उसको लिफ्ट मिलती है। ऐसी हेलीकॉप्टर को भी एक जो इनिशियल लिफ्ट जो मिलती है वो बाइंसी से मिलती है। तो ये बाइंड फोर्स बेटा खाली पानी में नहीं है, ये सब जगह पर है। समझ गए? ये सब जगह पर है। जहां जहां पर फ्लूइड रहेगा वहां वहां पर बाइंड फोर्स रहेगी। ठीक है ना। अब बात आती है फ्लोटिंग प्रिंसिपल की। ये स्लाइड जो मैंने बनाई थी फ्लोटिंग प्रिंसिपल के लिए बनाई थी। बच्चों, कोई चीज अगर तैरती है तो क्यों तैरती है? दिमाग में उठता है कि क्यों तैरती है ना। तो इसके पीछे की डायनामिक्स क्या है हम उसको समझेंगे सिर्फ। बाकी बहुत सारी बातें हैं जिस वजह से वो चीज तैरती है। डेंसिटी होती है, वॉल्यूम होती है, ग्रेविटी है, बहुत सारी चीजें। लेकिन हमने यहां पर क्या लेना है? हमने यहां पर सिर्फ और सिर्फ फ्लोटिंग प्रिंसिपल की बात करनी है। बाकी सारी बातें 11th में जाकर के आपको डिटेल में पढ़नी ही है। ठीक है ना। चलो देखो, मैं आपको 3 इंस्टेंसेस दिखा रहा हूं यहां। 3 इंस्टेंसेस है। ठीक है। 3 बर्तन है, 3 बर्तन है, तीनों में पानी है, तीनों के अंदर सेम ऑब्जेक्ट डुबाया गया, मतलब सब कुछ सेम है, पूरी सिमिलर सिचुएशन है। ठीक है ना। सिमिलर सिचुएशन है। आप एक बात बताओ, मान लो केस 1 के अंदर, ये जो केस 1 है, ये केस 2 है और ये केस 3 है। मान लो केस 1 के अंदर, केस 1 के अंदर जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है उसका नाम mg है ना, और जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है उसका नाम है बाइंड फोर्स। यहां भी ऐसे ही कुछ होगा, जो नीचे की तरफ लग रही होगी उसका नाम होगा mg और जो ऊपर की तरफ लग रही होगी उसका नाम होगा बाइंड फोर्स। ऐसे यहां पर भी नीचे की तरफ जो लग रहा होगा वो mg है और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही होगी वो कौन सी फोर्स है? बाइंड फोर्स है। FB से दिखा रहा हूं उसको मैं, कोई टेंशन तो नहीं ना। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि केस नंबर 1 के अंदर ये दोनों फोर्सेस में से mg हो जाती है बड़ी और बाइंड हो जाती है छोटी, क्या होगा? क्या होगा?
अगर mg बड़ी होगी और बाइंड छोटी होगी तो क्या होगा? आप बोलोगे सर सीधी सी बात है, नीचे की तरफ है तो नीचे डूब जाएगा, ये नीचे ले जाएगी इसको ग्रेविटी। बिल्कुल ठीक है, यानी पहले केस में चीज क्या कर जाएगी बच्चों? सिंक कर जाएगी। पहले केस में चीज क्या कर जाएगी? सिंक कर जाएगी, यहां सिंक हो जाएगा। ठीक है, दूसरे केस के अंदर दोनों बराबर हो जाते हैं। mg और बाइंड फोर्स क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। इस केस में क्या होगा? अरे दोनों कट जाएंगे तो क्या होगा? अगर ये रुका था तो रुका रहेगा, और अगर मान लो चलता हुआ था और तो चलता रहेगा आगे भी। ऐसा ही तो होता है। आप सिक्का 5 रुपए का छोड़ो पानी के अंदर, शुरू में तो नीचे तेज जाता है, फिर बाद में धीरे 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 ऐसे जाता है। शिप डूबता हुआ देखा है? कैसे डूबता है? ऐसे 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 धीरे 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 डूबता है। समझ गए ना बात को? तो दोनों फोर्सेस अगर बराबर हो जाएंगी तो ये उसके इनर्शिया पे डिपेंड करेगा। मैंने इनर्शिया की बातें आपको बहुत लंबे तरीके से बताई हुई है। तो चीज क्या करेगी बेटा? चीज सिंक भी हो सकती है, फ्लोट भी कर सकती है, लेकिन यहां पर मैंने आपको जो सिचुएशन दी थी वो रुका हुआ ही था, तो रुका हुआ ही रहेगा। यानी वो क्या करेगा? वो तैरेगा। वो क्या करेगा? वो तैरेगा, फ्लोट करेगा। अब मैं आपसे तीसरा सवाल पूछता हूं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अगर बाइंड फोर्स ज्यादा हो जाती है mg से, आप बोलोगे सर ऐसा कभी होता भी है क्या? बराबर रहेगी या फिर डूब ही जाएगा? या तो फ्लोट करता है, डूबता है, इसके अलावा क्या होगा? और या तो फ्लोट करेगा, या तो सिंक करेगा, या तो फ्लोट करेगा। इसके अलावा कोई तीसरी चीज तो हमने सुनी नहीं। फ्लोट का उल्टा सिंक, सिंक का उल्टा फ्लोट, विलोम शब्द है। तो ठीक है, यहां क्या होगा? अगर बाइंड ज्यादा होगी तो वही होगा जो फिजिक्स बोलेगी। तुम और मेरे कहने से कुछ नहीं होता, जो फिजिक्स बोलेगी वही होगा। फिजिक्स क्या बोल रही है? फिजिक्स बोल रही है भाई अपवर्ड फोर्स ज्यादा है, तो बाइंड हो या बाइंड की मां हो या बाइंड का बाप हो या बाइंड की दादी हो या दादा हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा है या नहीं है? हाँ है, तो चीज राइज करेगी लिक्विड के अंदर। क्या करेगी? राइज करेगी। राइज कैसे करती है सर? ये वही डब्बे वाला याद करो, वही मग्गे वाला याद करो, वही लाश याद करो। क्या करती है वो ऊपर आती है। अरे सबमरीन पनडुब्बियां क्या करती हैं? ऊपर भी तो आती हैं, थोड़ी देर नीचे चला गया तो नीचे चलेगा वो 1-1.5 साल 2 साल, ऐसा थोड़ी होता, ऊपर भी आती है वो, है ना। मछलियां भी ऊपर नीचे आती हैं बाइंसी की वजह से। बेटा बाइंसी बढ़ भी सकती है, बाइंसी घट भी सकती है, डिपेंड करता है कि कैसे सिचुएशन क्या है, फॉर्मूला क्या है उस बाइंसी का। सीधी सी बात बताऊं तो उस पर डिपेंड करता है। वो सब फॉर्मूला आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है ना। सिर्फ डायरेक्शन है जो कि अप थ्रस्ट है, अपवर्ड लगती है, बात खत्म, ठीक है। तो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है बाइंसी बेटा, ये चीज करेगी राइज इन द लिक्विड, ठीक है ना। लिक्विड में चीज क्या करेगी? राइज करेगी। तो राइज भी हो सकता है, ठीक है, सिंक भी हो सकता है और फ्लोट भी कर सकता है। तीनों चीजें कर सकता है, ठीक है ना, ये तीनों चीजें कर सकता है। तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग प्रिंसिपल। ये तीनों कंडीशंस हैं, फ्लोटिंग प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है ना। mg बड़ा या mg बराबर या mg छोटा fb से। नेक्स्ट आता है बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। आर्किमिडीज नाम के एक ग्रीक हिस्टोरियन, फिजिसिस्ट, केमिस्ट, मैथमेटिशियन, फिलोसोफर, सब कुछ थे वो, ठीक है ना। बहुत कुछ कह गए हैं दुनिया को, ठीक है ना। उनके टाइम पर वो ग्रीस एक कंट्री हुआ करती थी, अभी भी ये छोटी सी रह गई है, लेकिन अब पहले बहुत बड़ी सभ्यता और बहुत सारे देश थे उसके अंदर। ग्रीस के अंदर एथेंस था, एथेनियन कहते थे, स्पार्टन्स थे, स्पार्टा कहते थे उनको, स्पार्टा देश था, स्पार्टन लोग उसके अंदर रहते थे। बहुत अच्छी स्टोरी है स्पार्टन्स की भी, कभी सुनने में आया तो देखना। लियोनाइडस वन राजा थे वहां के, है ना। मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट है इन स्पार्टन हिस्ट्री के अंदर, तो देखना भी अच्छा लगेगा आपको, पर पेपरों के बाद देखना भी नहीं, ठीक है। चलो सुनो, अब ये आर्किमिडीज साहब क्या थे, ये सैलरी वगैरह लेते थे और ये बच्चों को पढ़ाते थे, ये मतलब इंस्टीट्यूट के अंदर, वहां जो कोचिंग चलती थी ठीक है ना, वहां ये पढ़ाते थे। तो क्या हुआ कि एक दिन नहा रहे थे, तो नहाते हुए ये बाथ टब के अंदर लेट गए, जैसे मैं लेटा हुआ हूं थंबनेल में, है ना, ऐसे ये बाथ टब में क्या हुआ, लेट गए। और जैसे ये बाथ टब में लेटे, पानी छलक के बाहर आ गया। उस थंबनेल में भी देखना पानी छलक के बाहर आ रहा था, ठीक है ना। तो पानी छलक के क्या हुआ, बाहर आ गया। अब जब ये पानी छलक के बाहर आया तो इनके दिमाग में कुछ ठनका। नहा तो कई सालों से रहते, 80 सालों से नहा रहे, 70 सालों से नहा रहे थे, पता नहीं कितना जिंदा रहे थे, मुझे नहीं पता, आप चेक कर सकते हो अपने आप विकिपीडिया पर। तो ये जितना भी जिंदा रहे, नहा तो कई सालों से रहे थे, लेकिन दिमाग ठनका, तो एक दिन दिमाग घूम गया कि भाई ये पानी कैसे छलक के बाहर आ गया। तो इन्होंने बैठे बैठे, वहां पर नहाए धोए नहीं, लेटे रहे खाली उसके अंदर ही, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ, इनके दिमाग में कुछ ऐसा आया कि यार ये तो मिरेकल हो गया, यूरेका यूरेका यूरेका, ये शब्द चिल्लाए, EUREKA, यूरेका ग्रीक वर्ड है ये, इसका मतलब होता है जादू जादू जादू, मिरेकल मिरेकल मिरेकल। तो ये चिल्लाए और चिल्ला करके ना नंगे ही दौड़ पड़े ठीक है ना। तो इन्होंने तौलिया बोलिया भी नहीं लिया, तौलिया पता नहीं होता उस टाइम पर, चलो ठीक है ना। तो क्या हुआ, नंगे ही दौड़ लिए और सड़क पे नंगे दौड़े गए राजा जी के दरबार में पहुंच गए। जो ग्रीक उस टाइम किंग था उसके दरबार में सीधा पहुंच गए।
बोलते राजा जी ये जो आपके सर पे जो ये मुकुट है ना, ये जो आपके सर पे मुकुट है ना, इसमें खोट है। कह रहा क्या बोल रहा है तू, खोट है? कह रहा हाँ इसमें खोट है, ये पूरा सोने का नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ कॉपर मिलाया हुआ है, मुझे ऐसा शक हुआ है। कह रहे कॉपर मिलाया हुआ है? तो भाई तू अब देख इसको बता, अगर कुछ ऐसा है तो भाई उसको हम कारीगर को बुलवा करके और उसके हाथ वाथ कटवा देंगे हम तो, ठीक है ना। तो कह रहा हाँ ठीक है। तो कुछ ऐसी स्टोरी चली, वो काफी अलग स्टोरी है वो, उसके अंदर बहुत कुछ 11th की बातें भी हैं, ठीक है ना। तो उसमें से उसने इम्प्योरिटी को ढूंढ लिया, इंप्योरिटी को पता कर लिया कि भाई इसके अंदर कितनी इंप्योरिटी है, और वो जो प्रिंसिपल उसने अप्लाई किया उसको ढूंढने में, उसका नाम आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। उस आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक छोटा सा हिस्सा है बाइंड फोर्स की वैल्यू को फाइंड करना। बेटा बाइंड फोर्स की डायरेक्शन आपने फाइंड कर ली है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है या नहीं होती? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और जिसकी डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन आपको समझ में आ गई, कहां होती है? ऊपर। कहां होती है? ऊपर, है ना। डायरेक्शन होती है ऊपर। अब डायरेक्शन तो ऊपर है, लेकिन वैल्यू कितनी है? कौन बताएगा वैल्यू कितनी है? कहां से पता चलेगी वैल्यू कितनी है? तो इसने बताया, आर्किमिडीज साहब ने बताया कि वैल्यू कितनी है ना। बाल इतने लंबे लंबे व्हाइट कलर बाल थे, इतने बड़े बड़े इनके, ठीक है ना। तो ये मतलब बढ़िया, देख के पता चल जाएगा बंदे में, हाँ इसमें कुछ बात है, आइंस्टाइन वाली बात है इसके अंदर। तो आइंस्टाइन के भी 2000 साल पहले की बात है ये। आइंस्टाइन के टाइम से 2000 ईयर्स अगो की बात है, जब ग्रीक लोग हुआ करते थे, जब क्रिश्चियनिटी भी नहीं आई थी ग्रीस कंट्री के अंदर, ये तब की बात है। चलिए, तो उसके बाद उन्होंने राजा वाजा का मुकुट मतलब पानी में रखा, तोला, जितना पानी बाहर आना था उतना नहीं आया, तो उनको लगा हाँ भाई कुछ ना कुछ खोट है, कुछ ना कुछ इसके अंदर गड़बड़ है, जो माल मिला रखा है वो गड़बड़ कर रखी है। उसके बाद उसको दंड दिया गया, उसको पुरस्कार दिया गया, मतलब आर्किमिडीज को, और इस प्रिंसिपल को प्रचलित कर दिया गया। अब ये प्रिंसिपल है क्या? ये प्रिंसिपल है क्या? ये प्रिंसिपल कहता है, this principle states that when a body is wholly or partially immersed in a liquid, इंग्लिश बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, अगर कोई बॉडी पूरी या पार्शियल, आधी अधूरी पानी के अंदर डुबाई जाती है, तो कुछ अमाउंट का पानी बाहर गिरता है। जब आप किसी चीज को पानी में डुबाओगे तो कुछ पानी के अमाउंट क्या करेगी? उसके इक्वल वॉल्यूम क्या करेगी? बाहर गिरेगी। और वो जो बाहर वॉल्यूम गिरती है पानी की ना, बोला उसका वजन निकाल लो। क्या निकाल लो? उसका वजन निकाल लो। बोला जितना उसका वजन होगा ना उतनी बाइंड फोर्स लग रही है। जितना उस पानी का वजन है ना, जितना पानी बाहर निकला है ना, उसका क्या कर लो? वजन कर लो, तराजू में लेकर के उसका वजन कर लो, और जितना उसका वेट आएगा, मास इंटू ग्रेविटी, जितना उसका मास इंटू ग्रेविटी आएगा, उतनी ही क्या लग रही है? उतनी ही बाइंड फोर्स लग रही है। उतनी क्या लग रही है? बाइंड फोर्स लग रही है। तो बाइंड फोर्स की वैल्यू को ढूंढने का बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, बहुत ही प्यारा तरीका आर्किमिडीज ने ढूंढ दिया, और इस आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कारण से ग्रीस ने दुनिया की सबसे बड़ी नेवी खड़ी करी थी उस टाइम पर। बड़े बड़े शिप्स को, बड़ी बड़ी बोट्स को उसने तैराना शुरू कर दिया। ऐसे सब हिस्ट्री में देखने में आता है, कई ऐसी बुक्स हैं, कई ऐसे हिस्टोरियंस हैं जो कि मैंने देखे हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर लिखा हुआ उन्होंने कि भाई शिप्स और बोट्स और जो जंगी जहाज होते हैं, वॉरशिप्स जो होते हैं, उनकी कंस्ट्रक्शन में आज तक ये लॉ काम आ रहा है, आज तक ये प्रिंसिपल काम आ रहा है, जिसका नाम है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, एक बार मैं स्टेटमेंट इसकी बोल देता हूं, आप लोग पढ़ भी लो, ठीक है, आप लोग खुद पढ़ लो, और मैं बोल भी देता हूं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, इट एक्सपीरियंसेस अ अपवर्ड फोर्स और एन अपथ्रस्ट विच इज कॉल्ड बाइंड फोर्स, which is numerically equal to the weight of the water displaced by that solid। जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेस का मतलब जितना वाटर खिसक के बाहर निकला है, उसका वजन कर लो, उसका वजन निकाल लो, उसका वेट निकाल लो। जितना उसका वेट आया है ना, उतनी ही क्या लगी है? बाइंड फोर्स लगी है। ठीक है ना। यहां पर एक डायग्राम दिया हुआ है छोटा सा, वो मैं अभी कंप्लीट करूंगा। इसको बोलते हैं ओवरफ्लो कैन। क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो कैन। यहां तक भरा जाएगा, इसको इधर तक भरा जाएगा, यहां तक पानी 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 पानी, ब्लू है, पानी पानी पानी, है ना, यहां तक भर दिया जाएगा। अब क्या किया? इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को डुबाया गया। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट डूबेगा, गुंजाइश ही नहीं है कि पानी टिका रहा है यहां पर। ये पानी क्या करेगा? ये पानी जैसे इसके अंदर घुसेगा ना, पानी का लेवल राइज होगा और पानी बाहर गिरेगा, क्योंकि भाई पानी की जगह सॉलिड ले लेना तो पानी कहीं तो जाएगा। पानी बोलेगा भाई तूने मेरी जगह ले ली, अब मेरे को तो जान दे कहीं ना कहीं। तो पानी क्या करेगा? पानी बह करके यहां से बाहर आ जाएगा। ठीक है ना। ये पानी यहां से क्या आ जाएगा? बाहर टपक पड़ेगा, पानी यहां से बाहर आ जाएगा। और बाहर आ जाएगा ना, तो क्या करना? इसका वजन कर लेना। इसको एक कटोरी में कलेक्ट कर लिया, है ना, एक बोल में इसको कलेक्ट कर लिया, इस पानी को। ऐसा एक्सपेरिमेंट करवाते भी थे हम जब छोटे थे। आप लोगों को अब नहीं करवाया जाता, स्कूल भी नहीं खुले हुए, है ना। अच्छा अगर करवाएं तो ये जो पानी निकला है ना बेटा, इसका क्या कर लो? वजन कर लो। M into G निकाल लो इसका मास तो निकाल लोगे ना यार, तराजू पे रख करके,
है ना, उसको ग्रेविटी से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो इसका क्या कर लो, इसका mg निकाल लो जी, m इंटू जी निकाल लो। इसका मतलब होता है वेट निकालना, है ना। तो ये वेट है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस वाटर का क्या है, ये वेट है बेटा जी, ठीक है ना। और ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा जितनी इस पर फोर्स लगी है ऊपर की तरफ, जितनी इस पर फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, अभी भी लग रही होगी, अभी भी लग रही होगी। तो जितनी फोर्स लग रही है ये, दिस इज बाइंड फोर्स, दिस इज बाइंड फोर्स। बात आई समझ में। एंड दिस बाइंड फोर्स इज इक्वल टू, अभी पूरा बताने दो, ठीक है ना। दिस बाइंड फोर्स की वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ दिस वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। 11th क्लास के अंदर जाकर के इसका फॉर्मूला भी लिखा जाता है रो वी जी, ठीक है। और ओलंपियाड लेवल पर भी उसको बढ़ाते हैं, लेकिन 9th स्प्रिंट बैच में इसको पढ़ाने की मुझे लगता नहीं कोई आवश्यकता है। 11th क्लास में जाकर के पढ़ लेना यार अपने आप, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। रुचि बनी रहनी चाहिए, है ना। सब कुछ यही मिल जाएगा तो फिर मजा नहीं रहेगा आगे जाकर के, है ना। चलिए, तो ये स्टेटमेंट थी बेटा जी, एक बार पढ़ लेता हूं आपके लिए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड बाइंड फोर्स एक्ट्स ऑन इट which is numerically equal to the weight of the liquid displaced by the object। ठीक है ना, वही सारी बातें जो मैंने आपको समझाई है और बना करके डायग्राम में दिखाई है, दिखाया भी, समझाया भी और सिखाया भी। तो आप लोग अब ठीक है संभाल लेना भाई, तुमको दे दिया, अब तुम संभाल लेना इसको, ठीक है। पहली चीज क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम यहां पर ये कंक्लूड कर सकते हैं बेटा कि जितनी वॉल्यूम ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही वॉल्यूम डिस्प्लेस लिक्विड की होगी। तो इसमें तो कोई शक वाली बात है ही नहीं भाई। जितनी जगह, वॉल्यूम का मतलब होता है जगह घेरना, है ना, स्थान घेरना, स्थान ऑक्यूपाई करना, आयतन बोलते हैं इसको हिंदी के अंदर, है ना। तो जितना आयतन, जितना स्थान, जितनी जगह इस मोटे ऑब्जेक्ट, इस लाल ऑब्जेक्ट ने घेरी है, उसी के बराबर का पानी तो बाहर गिरेगा, है ना। ये तो सिंपल मैथमेटिकल बात है और ये मतलब लॉजिक से सोचने वाली बात है कि दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, दोनों का वॉल्यूम तो सेम रहेगा। और दूसरी बात क्या है, वो जो आर्किमिडीज ने बोली, क्या बोली कि जो एफ बाइंड है, यानी जो बाइंड फोर्स है, वो वेट डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर है ना। तो दो बातें यहां से हम क्या कर सकते, कंक्लूड कर सकते। अब इसकी एप्लीकेशंस है कुछ छोटी मोटी, ठीक है ना, वो आप सुन लो। हाइड्रोमीटर होती है डिफरेंट चीजों की रिलेटिव डेंसिटी निकालना, कि ये फलानी चीज डूबेगी या फलानी चीज तैरेगी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल वहां यूज होता है, तो हाइड्रोमीटर बोलते हैं इसको। ऐसे दूसरा आता है लेक्टोमीटर। लैक्टोज का मतलब होता है भाई मिल्क से रिलेटेड कुछ ना कुछ, है ना। लैक्ट मिल्क से रिलेटेड है, तो ये मिल्क की प्योरिटी को नापने काम आता है लैक्टोमीटर, मिल्क की प्योरिटी को नापता है। तीसरा आया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शिप्स, बोट्स एंड सबमरीन्स। तो ठीक है भाई, उन सब की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उन सब की बनावट के लिए कितना बड़ा, कितना चौड़ा, नीचे का बेस कितना बड़ा होगा उसका, वो सारी बातें आर्किमिडीज प्रिंसिपल निर्धारित करता है। आ गया समझ में, है ना। एक बार देख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है आज का, उसके बाद हम लोग अब साउंड में मिलेंगे। रिलेटिव डेंसिटी। बेटा ये रिलेटिव डेंसिटी एक ऐसा इंडेक्स होता है, मैं इसका आपको यूज बता देता हूं। वैसे तो कहानी थ्योरी में बहुत सारी है, मैं आपको सिर्फ इसका यूज बता देता हूं। क्या है रिलेटिव इंडेक्स का मतलब होता है कि भाई किसी चीज का अगर कुछ रिलेटिव इंडेक्स है ना, तो वो ये बता देगा कि ये चीज पानी में तैरेगी या डूब जाएगी, तैरेगी या डूब जाएगी या ऊपर राइज करेगी, मतलब जो भी है, मतलब ये क्या करेगी, इट विल इधर फ्लोट और इट विल सिंक। इन दोनों में से एक चीज के लिए देखने के लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सब्सटेंस की। पीछे इसका डेफिनेशन है, मैं इसको पढ़ के सुना रहा हूं आपको। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, ये डिफाइन कैसे किया जाता है, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस विद डेंसिटी ऑफ वाटर। ऊपर रखना है सब्सटेंस की डेंसिटी को, नीचे रखना है वाटर की डेंसिटी को। आप पूछोगे सर वाटर ही क्यों, अब और कोई क्यों नहीं? बेटा तू चीजों को वाटर में ही तैराता है और कहीं नहीं तैराता, है ना। तेरे पास तेल के तो कुएं है नहीं, तू शेख तो है नहीं, है ना, तू दुबई में तो रहता नहीं, तू इंडिया में रहता है, ठीक है। तो तू तो पानी में ही तैराएगा ना चीजों को, और ये पानी में तैराने के लिए ही फॉर्मूला लगाया जाता है रिलेटिव डेंसिटी का, ठीक है ना। कि कोई चीज अगर पानी में डूबेगी तो कितने हद तक डूबेगी, तैरेगी तो कितने हद तक तैरेगी, है ना। क्या ये पूरी ऊपर तक फ्लोट करेगी या थोड़ी सी डूबी होगी, या ये 50% डूबी होगी या 60% डूबी होगी, कि कितना डूबेगी कितना नहीं डूबेगी। तो वो कौन बताता है, वो कौन निर्धारित करता है, वो रिलेटिव डेंसिटी का इंडेक्स निर्धारित करता है कि कोई चीज क्या करेगी, तैरेगी या डूब जाएगी। एक बात मैं यहां पर लिख देता हूं जो मैंने यहां पर नहीं लिखी थी आपको समझाने के लिए। अच्छा यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए भाई, 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ऐसा क्यों बच्चों? 4 डिग्री सेल्सियस पर ना वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। वाटर की डेंसिटी
4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है, इसलिए यहां पर वाटर की डेंसिटी को 4 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है। अब ये वाटर की प्रॉपर्टी है, अपनी एनोमलस बिहेवियर है ये पानी का, कि 4 डिग्री सेल्सियस पर ये ऐसा होता है, ठीक है ना। और इसका एक दूसरा नाम भी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये दोनों शब्दों से जाना जाता है। कौन? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का ही दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। कहीं स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा दिखे तो घबरा मत जाना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है सर, आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं सर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी एक ही बात है जी, समझ गए। आगे लिखा हुआ थ्रू दिस रिलेटिव डेंसिटी इंडेक्स वी गेट द आइडिया वेदर द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन वाटर और नॉट, डूबेगा या नहीं डूबेगा, तैरेगा, डूबेगा या क्या होगा, है ना। वो सारी बातें कौन बता देगा? वो रिलेटिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी का इंडेक्स आपको बता देगा। जैसे अगर ये रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, ठीक है ना, 1 से बड़ी होती है, यानी 1.2, 1.3, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 18, 1 से अगर बड़ी होगी तो ये डूबेगा। तो ये क्या करेगा? ये सिंक करेगा, ठीक है ना। सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा अगर होगी तो ये क्या करेगा? ये सिंक करेगा। अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 के बराबर होगी तो ये फ्लोट करेगा, ठीक है ना। कम जनरली कॉर्क वगैरह जैसी चीजों की होती है जिनको हम तैराने की कोशिश करते हैं या नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसकी 1 से और 0 के बीच में रहेगी, मतलब ऐसे रहेगी। 0.3, 0.4, 0.28, 0.96, 0.89, ऐसी जो वैल्यूज होंगी, यानी 0 से लेकर 1 के बीच की जो वैल्यूज होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज, उस केस के अंदर ये राइज करेगा, वाटर के कंपैरिजन में अगर बात करें तो, ठीक है ना। तो सिंपल फॉर्मूला रिलेटिव डेंसिटी का, किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी हो तो ऊपर उस सब्सटेंस की डेंसिटी को रखना, न्नीचे वाटर की डेंसिटी को रखना, काट देना, आंसर जो आए वो आए, ठीक है ना। पता चल जाएगा आपको कि वो डूब रहा है, वो तैर रहा है, या वो क्या कर रहा है। क्वेश्चंस आ गए भाई, न्यूमेरिकल आ गए, एनसीईआरटी के हैं, कुछ कंसेप्चुअल होंगे और कुछ न्यूमेरिकल होंगे। तो यहां पर सबसे पहले न्यूमेरिकल आया है, अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप, ठीक है जी। एक टेबल टॉप पर, ये टेबल है जी, ये टेबल है, इसके ऊपर एक ब्लॉक ऑफ वुड रखा, वुड का एक टुकड़ा रखा हुआ, लकड़ी का टुकड़ा है ना। मास है उसका 5 kg, डायमेंशन है उसके 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, यानी ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है ना। LBH ऐसे लिखते हैं ना बेटा, LBH लेंथ ब्रेड्थ हाइट है उसकी। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द, प्रेशर निकालना है बच्चों, आपको पास्कल में निकलेगा, याद करो। बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल टॉप इफ इट इज मेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप विद इट्स साइड्स ऑफ डायमेंशन, मतलब पहले 20 और 10 के हिसाब से रखा हुआ। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि कैसे रखा हुआ है। ये कुछ ऐसे रखा हुआ बेटा जी, ये कुछ ऐसे रखा हुआ, मतलब ये ब्लॉक ऐसे रहा होगा पहले, है ना, और ऐसे ऐसे, और इसकी लेंथ है भैया 40, तो 40 इसकी लेंथ है, 20 इसका एक साइड हो गया और 10 इसका ये वाला साइड हो गया, है ना। तो एक बार इसको 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 का मतलब क्या है? इसको ऐसे खड़ा रखा है इस तरीके से, ये ऐसे खड़ा हुआ है, 20-10 के बल पे खड़ा है अपने, है ना। ये 20-10 के बल पे खड़ा, यानी इस तरह से खड़ा होगा, ऐसे खड़ा हुआ है ऊपर की तरफ, है ना, ऐसे खड़ा हुआ है, क्यूबॉइड है, ऐसे खड़ा होगा। तो क्या करना है भाई? प्रेशर निकालना है। ए पार्ट करते हैं, है ना। कलर दूसरा ले लूं, भगवा ले लेते हैं, भगवा, है ना, भगवा की बहुत डिमांड है भाई। ये एरिया है, ये 20, ये 10, एरिया निकाल लेते हैं बेटा जी इसका पहले। 20 इंटू 10, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना चाहिए था क्या? ना, मीटर स्क्वायर में निकालना चाहिए था। यानी इसको मैं, इसका भी 100 और इसका भी 100, यानी 1, 2, 3, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, क्योंकि ये 2 है ना, 2-2 सेंटीमीटर है, तो दोनों को मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। तो काट देते हैं यार, क्या आएगा? 0.02 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया फर्स्ट पार्ट का। ऐसे ही एरिया हम निकाल लेते हैं अब सेकंड पार्ट का भी, और इस बार क्या कर रहे हैं? 40 और 20, यानी ओके, इसके बल पर रखा हुआ, इसको लेटा रखा है,
लेटा रखा है, पहले ऐसे खड़ा रखा था, अब लेटा रखा है। आप एक बार बताओ, खड़ा रहेगा तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा ना, एरिया ऑफ कांटेक्ट छोटा है, और जब लेटा होगा तो क्या करेगा, तब ज्यादा एरिया है, तब ज्यादा एरिया, तो ऐसे लेटा होगा तो कम प्रेशर लगाएगा। तो यहां पर एरिया ज्यादा आएगा, देखना अभी यहां एरिया ज्यादा आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना है ना एरिया के लिए, तो इस बार क्या करेंगे 40 इंटू 10 कर देंगे, 40 इंटू 20 कर देंगे, 40 इंटू 20, यह आ गया भैया 800, और डिवाइड किससे करना है 10,000 से, 0.08 मीटर स्क्वायर, मीटर 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 स्क्वायर, ठीक है ना। आप खुद देखो वहां एरिया ज्यादा है और यहां एरिया क्या है, कम है, वहां एरिया ज्यादा है, वहां प्रेशर कम आएगा। निकाल के दिखाऊं, ये देख, प्रेशर होता है ना थ्रस्ट अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया। फोर्स कितनी है, 5 किलो है ना, 5 इंटू 10 कर देंगे इसको, m इंटू जी, m इंटू जी से ही तो निकलेगा वेट, है ना। तो 5 इंटू 10 50 हो गया बेटा, ये 50 अपॉन 0.02, और यहां क्या आएगा 50 अपॉन, प्रेशर लिख रहा हूं, 50 अपॉन 0.08, पॉइंट हटेगा तो 100 ऊपर आएगा, पॉइंट हटेगा तो 100 ऊपर आएगा, 2 से काट लेते हैं इसको, 25, और ये हो गया 2500 पास्कल, समझे रास्कल, 2500 पास्कल, ठीक है। ऐसे इसको भी, इसको 2 से काट ले, 25 तो यहां आ गया, 4 सा, और फिर ये और 25 हो गया, तो ये हो गया 625, है ना, यही आएगा ना भाई, 625, 25 625 पास्कल, ठीक है जी। तो ये एक प्रेशर आ गया, है ना। तो कौन सा ज्यादा, आपके सामने भाई ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। जब ये खड़ा रहेगा तो ज्यादा आएगा, लेट जाएगा तो ये कम प्रेशर लगाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। देख लो एक बार आराम से इसको। ओके, इजी क्वेश्चन है बड़े, हमने डिस्कस कर लिए थे वैसे भी, फिर कर लेते हैं, कोई नहीं। व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। वो कह रहा है कि जो आपके स्कूल बैग्स होते हैं या जो दूसरे बैग होते हैं आप जो टांग के लेके जाते हो कंधों पर, वो छोटी छोटी अगर वो रस्सियां होती पतली पतली तो क्या दिक्कत थी। चौड़े चौड़े स्ट्रैप क्यों होते हैं, चौड़े पट्टे क्यों होते हैं, छोटी छोटी पतली पतली रस्सियां क्यों नहीं होती वो। अरे बेटा रस्सियां होंगी ना, निशान पड़ जाएगा यहां। क्यों पड़ जाएगा, क्यों पड़ जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाएगा, और एरिया ऑफ कांटेक्ट अगर कम हो गया तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। यहां सीधी सी बात है कि स्ट्रैप जो होते हैं उनको पकड़ना क्या है, डिफिकल्ट है, अगर वो क्या होंगे, थिन बने होंगे तो, यानी एरिया अगर उनका क्या रहेगा, कम रहेगा, तो प्रेशर क्या पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा। इस बात को अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा, आपको लिख लोगे ना, मैं मानता हूं आप लिख लोगे, इतना आप समझदार हो। Why an apple can be cut with sharp edge of the knife easily than blunt, वही बात है भाई कि आप चौड़े साइड से नहीं काट पाओगे, पतली साइड से काट पाओगे। क्यों, क्योंकि पतली साइड जो होगी उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट कम रहेगा तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट। इसका आंसर आपको करना है। अब इसमें से शुरू के जो 2 क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी के हैं, और तीसरा क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं मैंने अपने टाइम पर इसको पढ़ा था और समझा था, ठीक है ना। आपको इन तीनों का आंसर करना है कमेंट के अंदर। मैं देखता हूं कि आप में से कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड है बच्चों ये, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आपके आगे, गूगल नहीं करना भाई, ठीक है, गूगल नहीं करना, ऑनेस्टली जवाब देना कमेंट के अंदर, ठीक है ना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पर भी आ सकते हो आप लोग इसका आंसर जानने के लिए, मैं वहां पर ये तीनों एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, लेकिन उसके लिए टेलीग्राम के अंदर आपको आना पड़ेगा, ठीक है ना। और टेलीग्राम ग्रुप शायद आपका खुल नहीं रहा है तो खोल देंगे, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन अ वेइंग मशीन, इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg। आप एक वेइंग मशीन पर चढ़े, आप एक वेइंग मशीन पर चढ़े, अंदर से पर्ची निकल के आई, 42 किलो लिखा था उसके ऊपर, उस पर 42 kg लिखा था। क्या आपका वजन वाकई 42 kg है, ज्यादा है या कम है? आंसर इन द कमेंट्स, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में आंसर करो, नहीं तो टेलीग्राम पर आकर के आंसर करो। दूसरा, यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन बार। देखो भाई, एक लोहे का बार लेकर के आए और एक कॉटन का गट्ठर लेकर के आए हम, दोनों ही 100 किलो के हैं। उनको जब मेजर किया गया तो बोला गया भाई दोनों 100 किलो के हैं। तो आप एक बात बताओ, इन रियलिटी एक दोनों से हैवी है, दोनों 100 किलो के हैं ना, दोनों में से एक जो है वो हैवी है। तो आपको यह बताना कौन हैवी है, 100 किलो कॉटन का गट्ठर या 100 किलो आयरन। और या हैवी नहीं है, दोनों बराबर हैं, तो वो भी बता देना कि अगर आपको लगता है कि भाई दोनों बराबर हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या आंसर करते हो आप इस सेकंड वाले का। तीसरा क्वेश्चन मैं डायग्राम के साथ आपको समझाता हूं ये वाला, ठीक है। एक बंदा है, ठीक है ना, वो नाव में है और नाव एक पॉन्ड में, एक कन्फाइंड एरिया के अंदर है, समझ लेना ध्यान से।
एक कन्फाइंड तालाब या कन्फाइंड बाउंड्री का एरिया, उसके अंदर ये अपनी नाव को लेकर के बैठा हुआ है एक इंसान, ठीक है ना, एक भाई साहब है ना, ये बैठे हुए हैं। और इन्होंने क्या कर रखा है पता है, इन्होंने ना पत्थर रखे हुए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े मोटे मोटे क्या रखे हुए हैं, पत्थर रखे हुए हैं। और धीरे धीरे करके पता क्या कर रहे हैं, ये पत्थरों को उठा उठा के नीचे फेंके जा रहे हैं, नीचे फेंके जा रहे हैं अपनी नाव में से। अपनी नाव में ही है, पत्थर भी नाव में ही है, खुद भी नाव में ही है, और नाव एक तालाब के अंदर है, कन्फाइंड एरिया के अंदर है ना। और ये पत्थर उठा उठा के क्या कर रहे हैं, नीचे फेंके जा रहे हैं। आपको ये बताना है कि पानी का जो लेवल है वो राइज करेगा, नहीं करेगा, उतना ही रहेगा, और क्यों, जो आपको लगता है मतलब, और साथ में आपको रीजन देना है, ठीक है ना। हाँ या ना मत लिख देना, खाली रीजन के साथ लिखना, और गूगल नहीं करना, दिमाग लगाना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही यूज हो रहा है तीनों जगह पर, बढ़िया वाला लेकिन, ठीक है ना। चलिए, रिलेटिव डेंसिटी पर हल्के फुल्के न्यूमेरिकल है, तो फटाफट से इसको डिस्कस करते हैं और सेशन को एंड करते हैं हम लोग। बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी सिल्वर की दे रखी है 10.8, ठीक है, कितनी दे रखी है, 10.8 दे रखी है। आपको साफ दिख रहा है, डूबेगा, क्या कहते हो पानी में डूबेगा ना, 10.8 है, 1 से बड़ी वैल्यू है, डूबेगा, है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ kg per meter cube। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन SI यूनिट? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आपको दे रखी है रिलेटिव डेंसिटी किसकी, सिल्वर की, है ना। और डेंसिटी किसकी ऊपर लोगे, सिल्वर की लोगे, और नीचे किसकी लोगे, वाटर की लोगे, है ना। रिलेटिव डेंसिटी सिल्वर की दे रखी है भाई 10.8 दे रखी है, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सिल्वर आपने निकालना है, और डेंसिटी वाटर आपको कितना दिया हुआ है, 10⁻³ दिया हुआ है। 10⁻³ को ले जाओ, हम मल्टीप्लाई कर देते, तेरे को आंसर मिल जाएगा, खत्म। कुछ नहीं था यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी थी, kg पर मीटर क्यूब में आपको आंसर, मीटर क्यूब भाई, kg पर मीटर क्यूब में आपको आंसर मिल जाएगा डेंसिटी का, ठीक। द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। मैं चाहता हूं आप ये क्वेश्चन होमवर्क में करो, इसमें रिलेटिव डेंसिटी का भी यूज है, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल का भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा यूज है इसके अंदर, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि, और ये इजी है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो सेकंड वाला करना, ठीक है, होमवर्क में, और बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो चलिए फिर, आज के लिए बहुत है ना, 1 शॉट लेक्चर था, तो पता नहीं अब कितनी देर का हुआ है, देखते हैं। आपको मजा आया नहीं आया यार बताना, ठीक है ना। तो फिर साउंड का भी स्टार्ट करेंगे हम लोग बनाना, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और फिजिक्स को पढ़ना मत भूलना। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।